स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसके ऑब्जेक्ट्स देखे थे, टाइप्स देखा था, सिस्टम देखा था और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मेथड ऑफ ब्रीडिंग के बारे में। मेथड ऑफ ब्रीडिंग दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इन ब्रीडिंग और एक होता है आपका आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के फिर दो टाइप होते हैं आपके। पहला होता है आपका लाइन ब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग, दोनों में ले सकते हैं। पहला माफ कीजिएगा, क्लोज ब्रीडिंग पहला है, दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा उसका दूसरा मेथड, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इसको हिंदी में बाह्य प्रजनन कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए, बाह्य प्रजनन जो है ना वो अंतः प्रजनन का जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में। अगर एक तो ए है तो एक तो जेड है, ऐसा वाला। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि इन ब्रीडिंग में क्या हो रहा था कि नर और मादा के बीच में, जो आपका मेल और फीमेल था, उसके बीच में एटलीस्ट 4 से 6 जनरेशन का रिलेशन होना था। आउट ब्रीडिंग में रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। 4 से 6 जनरेशन तक, जो बोलते हैं ना कि गोत्र नहीं मिलने चाहिए, सेम ही होना चाहिए। कम से कम 4 से 6 जनरेशन तक का रिलेशन नहीं होना चाहिए। और ये रिलेशन क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे पता लगाया जाएगा? मान लेते हैं कि ये पहला जनरेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, मान लेते हैं ना ऐसा कुछ। ये ए और बी है, ठीक है, ये बी और सी है, ये सी और डी है, डी ई एफ जी जी एच आई जे और के। तो यहाँ पे पहला कौन सा है आपका? ए है, और यहाँ पे आखिरी क्या है आपका? के है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां तक किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इन ब्रीडिंग के अंतर्गत। अभी मत बोलेगा कि ये आउट ब्रीडिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। रिलेशन आपको स्टेबलाइज करना है। पहला जनरेशन और छठवां जनरेशन ये दोनों आपस में किसमें है? इन ब्रीडिंग में। लेकिन पहला जनरेशन और 7वां जनरेशन ये आपस में किसमें है? आउट ब्रीडिंग में। ठीक है, किसमें है? आउट ब्रीडिंग है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप है ना। देखिए इनके बीच में जनरेशन गैप है। लेकिन जो 7वां है ना, वो पहले से भले आउट ब्रीडिंग में है लेकिन दूसरे से इन ब्रीडिंग में है। क्यों इन ब्रीडिंग में है? क्योंकि इसके कैरेक्टर्स यहां गए, सी के कैरेक्टर्स के लिए। मतलब अब बात आती है, डाउट नहीं होता आपको, ये समझ नहीं आया कि पहला दूसरा तीसरा रिलेट कैसे हो रहे हैं। आपको बस ये समझ आ रहा है कि 4 से 6 जनरेशन तक का रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब ये 7वां जनरेशन में ऐसा क्या होता है कि वो आउट ब्रीडिंग में आ जाते हैं, तो उसको ऐसा समझिएगा। देखिए यहां पे कितने कैरेक्टर होंगे? ए के 50%, यहां कितने होंगे? 50%। इन दोनों के क्रॉस से क्या निकला? सी। मतलब सी में जो 50% कैरेक्टर है वो ए का है, प्लस 50% कैरेक्टर किसका है? बी का है। अब मैंने किससे क्रॉस कराया? वापस से बी से। तो जो आपका डी निकला, ठीक है, डी जो निकलेगा इसमें बी का कितना कैरेक्टर होगा? पहले से जो 50 था और ये 50। ठीक है, मतलब ये दोनों 100 हो जाएंगे अपने आप में, और ये अपने आप में 100 हो जाएगा। तो इसके फिर से 50% कैरेक्टर आएंगे और इसके 50% आएंगे। आएगा ना? समझ नहीं आ रहा तो ध्यान से समझिएगा। देखिए 50, ये अपने आप में 100 है ना, पहले आप मान लेंगे। क्रॉसिंग होने से पहले हर कोई अपने आप में 100 होता है। जब यहां पे सी बना तो इसमें 50% कैरेक्टर ए के होंगे और 50% कैरेक्टर बी के होंगे। तो ये अपने आप में फिर 100% हो जाएगा। फिर यहां पे बी को क्रॉस कराऊंगा तो यहां पे फिर 100% इसका खुद का हो जाएगा। अब यहां से क्या निकला आपका? डी। डी निकला ना, तो डी में इसका कितना प्रतिशत आएगा? 50%, प्लस ये जो 50% है इसका 25%, प्लस ये जो 50% है इसका 25%। तीनों को टोटल करेंगे 100% आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो 50% कैरेक्टर था वो ए का था, यहाँ पे कितना हो गया? 25%। मतलब ए का कैरेक्टर शुरू में कितना था? 100, फिर 50, फिर 25, फिर और कम हो जाएगा 12.5, फिर 6.25, फिर 3.25। ये धीरे 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 डिक्रीज हो जाता है। तो जब लक्षण ही आगे नहीं जा रहे हैं तो उनके बीच में रिलेशन कैसे होगा? यही होता है 4 से 6 जनरेशन तक का क्या होता है? गैप। ठीक है, जैसे 6 जनरेशन का गैप होता है ना, तो जो पहला वाला जो आपका सांड था उसके लक्षण समाप्त होने लगते हैं और ये किसके अंतर्गत आ जाता है? आपके बाह्य प्रजनन के अंतर्गत। ठीक है, समझ आ गया? मतलब 1 और 7 में क्या रिलेशन है? बाह्य प्रजनन का। 1 और 8 में क्या रिलेशन है? बाह्य प्रजनन का। 1 और 9 में क्या रिलेशन है? बाह्य प्रजनन का। 1 और 10 में क्या रिलेशन है? बाह्य प्रजनन का। लेकिन जो 2 और 7 है ना, ये अंतर प्रजनन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे? क्योंकि
3 और 3 6 जनरेशन ही तो है। लेकिन 2 और 8 जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आउटब्रीडिंग। 2 और 9 किसके अंतर्गत आएंगे, आउटब्रीडिंग। 2 और 10 मतलब अगर एक नीचे खिसक रहा है तो इधर भी नीचे खिसकाना है, ठीक है। 6 का जो बक्सा बनेगा ना वो इनब्रीडिंग का होगा, उसके बाद नीचे वाला जो हो जाएगा वो आउटब्रीडिंग में आएगा। फिर बक्सा जैसे नीचे खिसलेगा वैसे ही फिर से नीचे वाला किस में आ जाएगा, इनब्रीडिंग में। तो ये इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग है। आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे ना, इसको और अच्छे से हम समझा देंगे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। बस ये याद रखना है कि रिलेशन नहीं होना चाहिए 6 जनरेशन तक का। अब क्यों नहीं होना चाहिए मैंने बताया ना, परसेंटेज कम होते जाता है, लक्षण जो है वो कम होते जाते हैं। तो आउटब्रीडिंग में क्या रखना है कि 4 से 6 जनरेशन तक नर और मादा का संबंध नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में कि सर अगर ऑप्शन में 4, 5, 6 और 7 दिए गए हैं, ठीक है, कि शायद ये आपको पूछा भी गया है कि आउटब्रीडिंग में कितने पीढ़ियों का संबंध नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दिया, मैंने क्या बोला 4 से 6 जनरेशन। अब आप तो कंफ्यूज थे, सर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो याद रखेंगे इसमें आपको 6 लेना है। क्या लेना है, 6 लेना है। क्यों लेना है मैंने बताया ना, पहले में आपको कितना कैरेक्टर होगा 100%, दूसरे में 50%, तीसरे में 25%, चौथे में 12.5%, फिर जाए 6.35%, फिर 3.75%, 3 और 3 6, ये देखिए। फिर नेक्स्ट जो आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा जो। तो यहाँ पे सबसे जो लास्ट जनरेशन है 6वां जनरेशन, इसको लेना है क्योंकि यहाँ पे लक्षण बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लक्षण बिल्कुल कम हो जाएंगे, इसलिए आपको ये लेना है, ठीक है। यही है आपका रिलेशन, ठीक है, कि कैसे एक नर संबंधित, ये ए है ना, देखिए ए के लक्षण 100 थे। फिर देखिए पहला F1 जनरेशन में कितना हुआ 50, F2 जनरेशन में कितना हुआ 25, F3 में 12.5, F4 में 6.25 के आसपास, F5 में और कम। तो ये जो लगातार है ना, ये आपका क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे ना 3.125 होगा, ठीक है, 1 2 होगा, यहाँ पे फिर 1.7 के आसपास आपका जो होगा। तो ये देखिए जैसे जैसे पीढ़ियां नीचे बढ़ रही है, ये ए का जो कैरेक्टर है, ये जो लक्षण है वो कम हो रहे हैं, और यही अंतर प्रजनन और बाह्य प्रजनन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो पहला चीज आपको समझ आ गया कि अगर 4 और 6 ऑप्शन में रहा तो आपको किसको टिक करना है, 6 को टिक करना है, ठीक है। ये किसी ने पूछा था और मुझे अच्छा लगा था इसको। तो नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग में, पहला तो रिलेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आउटब्रीडिंग किया क्यों जाता है, तो आउटब्रीडिंग किया जाता है कि किसी अच्छे नस्ल का सांड है, मान लीजिए कोई एक अच्छा नस्ल का सांड है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई गाय है जो उससे रिलेटेड नहीं है, पर वो सांड अच्छा है, तो उसके लक्षण अगर गाय में आएंगे तो जो आपका संतति उत्पन्न होगा वो भी अच्छा होगा। अब देखिए कभी कभार होता क्या है कि समप्रजनन में मैंने बताया ना कि समानता भले बढ़ती है। तो समानता का मतलब है कि मान लीजिए ए और बी आपके पास कोई गाय है, इनका लगातार आप इनब्रीडिंग करा रहे हैं, और ए जो सांड है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसी के लक्षण आगे जाते जाएंगे, तो मतलब आपकी जो संतति भी उत्पन्न होती जाएगी वो कैसी होगी, खराब ही होगी, खराब ही होगी ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने आउटब्रीडिंग कराया और बी नामक किसी सांड को बाहर से लाया जो इन दोनों से रिलेटेड नहीं है ना, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, परंतु ये डी जैसे ही आया, मान लेते हैं बी कोई मादा है जिसका दूध उत्पादन 1200 किलोग्राम प्रति ब्यांत है, ठीक है। कब तक, जब तक ये ए से क्रॉस हो रहा था, ठीक है। इससे मान लीजिए कोई संतति सी निकली, इसका उत्पादन 1100 हो गया, ठीक है। फिर डी निकली, इसका उत्पादन 1000 हो गया। आपको पता है ना कि लगातार इनब्रीडिंग कराने से प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता में भी थोड़ी सी कमी आने लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन कम हो रहा है, डी का उत्पादन 1000 हो गया, क्यों, क्योंकि हम सम प्रजनन करा रहे हैं। अब यहीं पे मान लीजिए मैं किसी आउटब्रीडिंग, किसी ई सांड को ला रहा हूं जो किसी दूसरे नस्ल से संबंधित है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप है 4 से 6 या उससे भी ज्यादा। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्रॉस कराया और एफ निकला ना, अब दूध उत्पादन कितना हो गया जानते हैं, 1300। फिर मैंने इस एफ से फिर इस ई को क्रॉस कराया, चलिए ई को नहीं, फिर किसी अच्छे सांड को और क्रॉस करा दिया, मान लेते हैं कि ये फीमेल है, फिर से मैंने ई से क्रॉस कराया। अब जो जे निकलेगा ना, इसका कितना हो जाएगा जानते हैं, 1600। तो यहाँ पे देखिए उत्पादन कितना था, 1200, हमने कहां तक लिया, 1600। तो आउटब्रीडिंग यही रहता है कि अच्छे नस्ल के जो सांड रहते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है ताकि अलग अलग नस्लों को क्या किया जा सके, अलग अलग नस्लों की खोज की जा सके, ठीक है। जितने भी नए नस्ल बनते हैं ना, वो याद रखेंगे आउटब्रीडिंग से ही बनते हैं, इनब्रीडिंग से नहीं बनते हैं। अब बात आती है कि आउटब्रीडिंग में एक और क्वेश्चन आपको पूछा था, ये शायद आईसीआर में आपका आया था जहां तक मुझे याद है, कि हेट्रोजाइगस कैरेक्टर किस टाइप की ब्रीडिंग में बढ़ते हैं। हेट्रोजाइगस मतलब असमानता, विषम समरूपता, जो सुना ना,
जैसे इनब्रीडिंग में क्या हो रहा था, होमोजाइगस कैरेक्टर बढ़ रहे थे, एक समान जो थे समरूपता बढ़ रही थी कि जैसा आपका पेरेंट है बच्चे भी कुछ उसी टाइप के थे। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेट्रोजाइगस कैरेक्टर किस ब्रीडिंग में बढ़ते हैं, आउटब्रीडिंग में। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि हम किसी दूसरे नस्ल को लाके क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो सी निकलेगा इसमें 50% कैरेक्टर ए का और 50% कैरेक्टर बी का होगा। अब मैंने इसी को किसी दूसरे जगह से लाया है तो जो बच्चा होगा उसमें कैरेक्टर तो अलग हो जाएंगे ना, कितने कैरेक्टर होंगे, ए के 50 और बी के 50 इस सी में। लेकिन ये इनब्रीडिंग नहीं है, आउटब्रीडिंग है, तो असमानता जो है वो बढ़ती है, किसमें बढ़ती है, आपके आउटब्रीडिंग में, ठीक है। अच्छा, और एक चीज किसके लिए, आउटब्रीडिंग का उपयोग जो है ना वो आपके मांस उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए या फिर किसी नस्ल को बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई आपकी बहुत बेकार सी नस्ल है, मैंने आउटब्रीडिंग कराया, अब जो उसका बच्चा निकला वो अच्छा निकल गया, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर मार्केट में सेलिंग कर देते हैं, तो इसलिए आउटब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आउटब्रीडिंग के भी ना 4 टाइप है, यहीं पे तो असली खेल शुरू है। आउटब्रीडिंग के क्या है, 4 टाइप है। पहला है आउट क्रॉसिंग, ठीक है, ब्रीडिंग अलग है, क्रॉसिंग अलग है, क्लियर है, यहां पे डाउट नहीं रखेंगे। चलिए इसको मैं ना ब्लैक पेन से लिख देता हूं तो शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं 4 टाइप के होते हैं इसके। पहला है आपका आउट क्रॉसिंग, दूसरा है आपका क्रॉस ब्रीडिंग, फिर है आपका ग्रेडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये नीचे जो दोनों है ना इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअल में क्वेश्चन सभी से ही आते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभार ना ग्रेडिंग आपका परसेंटेज पूछ देता है और हाइब्रिडाइजेशन की नस्ल पूछ देते हैं। तो आउट क्रॉसिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है आपका, भिन्न संकरण, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आउट ब्रीडिंग है ना, बाह्य प्रजनन है, याद रखेंगे क्या है, बाह्य प्रजनन, ये क्या है, भिन्न संकरण। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या रहता है आपका, संकरण जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रेडिंग, आपको हिंदी में क्रमोन्नति कहा जाता है, और लास्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको क्या कहा जाता है, प्रसंकरण। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग जो है ना इसके भी 4 टाइप है। पहला है आपका टॉप क्रॉसिंग, फिर है आपका बैक क्रॉसिंग, फिर है आपका क्रिस क्रॉसिंग, फिर है आपका क्या हो गया, टॉप हो गया, बैक हो गया, क्रिस हो गया, अब ट्रिपल, ठीक है। क्या है आपके टॉप क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन और ग्रेडिंग आपको हम फिर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटी छोटी चीजों को समझाना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आउट ब्रीडिंग आपको समझ आ गया, अभी स्टार्ट करते हैं आउट क्रॉसिंग से कि आउट क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो आउट क्रॉसिंग हिंदी में क्या कहा जाता है, भिन्न संकरण, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला चीज तो यही आएगा कि 4 से 6 जनरेशन तक बिल्कुल रिलेशन नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे आउटब्रीडिंग के जितने भी है ना सब में आएगा। जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउट क्रॉसिंग का, इसमें याद रखेंगे एक ही नस्ल के नर व मादा, ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउट क्रॉसिंग में जो भी आप नर और मादा लेंगे वो एक ही नस्ल के होने चाहिए। एक ही नस्ल का मतलब क्या है कि अगर साहिवाल का आपका मादा है जिसको क्रॉस कराना है तो वो साहिवाल के नर से ही होगा। ये नहीं कि आप एकदम थार पार्कर को ले आ रहे हैं या रेड सिंधी को ले आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। साहिवाल का ही क्रॉस होगा, साहिवाल का जो नर होगा ना, जो नर सांड होगा उसी का क्रॉस किससे होगा, साहिवाल के मादा से। ये किसके अंतर्गत आएगा, आउट क्रॉसिंग के अंतर्गत। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका याद रखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही नस्ल के नर व मादा होने चाहिए। पेपर में ये पूछा जाता है कि आउट क्रॉसिंग में किस प्रकार के नर और मादा होने चाहिए, तो एक ही नस्ल के नर और मादा होने चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज जो है आउट क्रॉसिंग में, आउट क्रॉसिंग क्यों किया जाता है कि एक ही नस्ल के जो आपके नर या मादा रहते हैं ना, तो जिस माताओं का उत्पादन कम होता है, जो मादा श्रेष्ठ नहीं रहती, अच्छी नहीं रहती है, उनको उसी नस्ल के किसी सांड से जो अच्छे नस्ल के अच्छे गुण वाले जो सांड होंगे ना उनसे क्रॉस कराया जाता है। कैसे ये समझेंगे, मान लेते हैं कि साहिवाल की कोई मादा है जिसका ना दूध उत्पादन 1000 लीटर प्रति ब्याह,
तो हमने क्या किया, इसको साहिवाल के एक नर से जो कि श्रेष्ठ गुण वाला था, ठीक है, श्रेष्ठ गुण वाला था, इससे क्रॉस कराया, जो संतति होगी वो क्या होगी, साहिवाली होगी, जो आपका प्रोजेनी होगा। अब मान लेते हैं कि ये मादा है ना, तो ये भी दूध उत्पादन करेगी। अब इसका दूध उत्पादन 1300 लीटर प्रति व्यांत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपका आउट क्रॉसिंग किया जाता है। अच्छा, ये समझ कैसे आता है कि साहिवाल नर श्रेष्ठ गुण वाला है? तो इसका भी किसी से क्रॉस कराया गया होगा। मान लेते हैं कि ऐसे यहीं पे हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि अगर ये कोई मादा थी जिसका दूध उत्पादन कम हो रहा था, इसको हमने किसी सांड से क्रॉस कराया और अगर दूध उत्पादन बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सांड क्या है, उच्च श्रेणी का, ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी का आपका बुल है। तो फिर अब इसको हम नेक्स्ट किसी चीज के लिए यूज कराएंगे, मतलब हो सकता है कि अभी सांड को किसी और साहिवाल नस्ल से क्रॉस कराएंगे, हो सकता है कि इसको किसी और साहिवाल नस्ल, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि इसके क्रॉसिंग से जो ये मादा की कमियां थी ये धीरे धीरे दूर जा रही है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि सपोज 1000 लीटर दे रहा था और क्रॉस कराने के बाद ये 900 दे रहा है, मतलब ये सांड अच्छा नहीं, तो इसका यूज नहीं किया जाएगा। तो ये एक तरीके से टेस्टिंग भी हो गया ना, पता भी चल गया कि इसको अगली पीढ़ी में यूज करना है कि नहीं करना है। तो यही होता है आपका आउट क्रॉसिंग, ठीक है, कि एक ही नस्ल के जो आपके दो नर और मादा के बीच में क्रॉस कराना है, जिससे कि जो आपकी मादा है जो कम उपयोगी रहती है ना, उससे श्रेष्ठ गुण के सांड को क्रॉस कराने से जो संतति उत्पन्न होती है वो अच्छी निकलने लगती है। अच्छा, यहां पे सिर्फ दूध उत्पादन नहीं लिया जाएगा ना, मैंने तो एक गुण बताया, ठीक है, बहुत सारे गुण हो सकते हैं। जैसे आपका भेड़ और बकरी में अगर बात किए तो मांस उत्पादन के लिए किया जाएगा आउट क्रॉसिंग, ठीक है। अगर आपके घोड़े में बात किया जाए तो किसके लिए किया जाएगा, आपका कार्य क्षमता के लिए, मतलब बहुत तेज दौड़े ऐसा वाला। तो हर एक जीव के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउट क्रॉसिंग किया जाता है। बस शर्तें ये है कि एक ही नस्ल के होने चाहिए। साहिवाल है तो साहिवाल है, थारपारकर है तो थारपारकर है, रेड सिंधी है तो रेड सिंधी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन है तो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, बर्बरी है तो बर्बरी है, ठीक है, महसाना है तो महसाना है, तो एक ही नस्ल के सांड होने चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका आउट क्रॉसिंग था। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें भी क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट कि दो नस्लों के बीच में संबंध नहीं होने चाहिए 6 जनरेशन तक, ये तो कॉमन है। जो मेन पॉइंट है इसमें, विभिन्न नस्लों के बीच, भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे आउट क्रॉसिंग में, साहिवाल है नर तो मादा भी साहिवाल होनी चाहिए। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे जस्ट उसका अपोजिट केस है। अगर साहिवाल सांड है जिसको क्रॉस कराना है तो यहां पे सिंधी होना चाहिए, जरूरी नहीं सिंधी, कोई और होना चाहिए। जैसे आपका ब्राउन स्विस क्रॉस अपन कर लेते हैं साहिवाल, ठीक है, तो दो अलग अलग नस्ल हैं, तो यहीं पे आपका क्या रहता है, क्रॉस ब्रीडिंग रहता है। जैसे हमने सुना ना कि ये क्रॉस से बना है, जनरली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि ये देखिए क्रॉस से बना है यार, ये नस्ल क्रॉस से बना है। तो क्रॉस का मतलब ही क्या है कि एक नस्ल को किसी दूसरे नस्ल से क्रॉस कराया जाता है, और यही आपका क्या कहलाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रॉस ब्रीडिंग का यूज क्यों किया जाता है ये पूछा जाता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग का यूज जो है ना, जनरली आपके नए नस्लों को बनाने के लिए किया जाता है। जितने भी आपके नस्ल बनते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस ब्रीडिंग से ही बनते हैं। क्योंकि देखिए आप ये चीज बहुत कम सुने होंगे कि साहिवाल के नर को साहिवाल के मादा से क्रॉस कराया जाता है। हम क्या देखते हैं, जो अच्छे गुण वाले सांड है उनका क्रॉस, फिर चाहे आपकी मादा कोई भी हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि उसी नस्ल का होना चाहिए। तो जनरली क्रॉस ब्रीडिंग का यूज किसके लिए किया जाता है, नए नस्लों को बनाने के लिए। दूसरा, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ती है आपकी क्रॉस ब्रीडिंग से। तीसरा चीज क्या रहता है कि आपका जो नया नस्ल है ना, अगर उसको मार्केट में बेचना हो, जब मैंने आपको आउट ब्रीडिंग का उद्देश्य बताया था, उसमें बताया था ना कि नए नस्लों की बिक्री हेतु या नए नस्लों के उत्पादन हेतु, ये क्रॉस ब्रीडिंग के कारण ही होता है। ठीक है, क्या होता है क्रॉस ब्रीडिंग के कारण, कि किसी नस्ल को आपने बनाया जो श्रेष्ठ नहीं था, उसको आपने बनाया और मार्केट में बेच दिया, तो इससे क्या होता है, आपका बिजनेस भी अच्छा चलता है। इसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग में जो है ना, फिर से 4 टाइप है, मैंने बताए थे, क्या है, 4 टाइप है। पहला है आपका टॉप क्रॉसिंग, फिर है आपका बैक क्रॉसिंग, फिर है आपका क्रिस क्रॉसिंग, और लास्ट है आपका क्या था, ट्रिपल क्रॉसिंग। ठीक है, ये 4 टाइप है, टॉप, बैक, क्रिस, ट्रिपल। एक एक को समझेंगे
तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप की, जिसको हिंदी में बोला जाता है चरम संकरण। उसके बाद आती है बैक की, जिसको बोला जाता है पितृ संकरण। उसके बाद आती है क्रिस की, इसको क्रिस क्रॉस संकरण ही बोला जाता है। और लास्ट में आता है ट्रिपल क्रॉसिंग, जिसको त्रिसंकरण कहा जाता है। तो दो दो के हिसाब से हम पढ़ेंगे ना, पहले टॉप और बैक को पढ़ेंगे, फिर क्रिस और ट्रिपल को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि हम पहले एक ना वो बना लेते हैं, क्रॉसिंग बना लेते हैं कि ए और बी क्रॉस हुआ, जिससे कि माफ कीजिएगा लाइट चला गया, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ए और बी जो है कोई नस्ल है, इसके क्रॉस से क्या बना सी। सी कोई आपका नर है, लेफ्ट वाला मेल है, राइट वाला फीमेल। मान लेते हैं कि ये कोई सी है जो कि क्या है आपका नर है, इसका क्रॉस मैंने डी से करा दिया, जिसका रिलेशन नहीं है। इससे मान लेते हैं कि ई नामक एक क्या निकला, मादा निकला, इसका क्रॉस मैंने क्या करा दिया, नर से कराना तो ए से करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया, ए से करा दिया। अब याद रखेंगे यहीं पे आपको टॉप क्रॉसिंग समझ आएगा, यहीं पे आपको बैक क्रॉसिंग समझ आएगा। पहले बात करते हैं टॉप क्रॉसिंग की, मतलब चरम। टॉप मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जनरेशन क्या है, ए और बी। तो संकरण की इस विधि में जो अंतिम नर होते, सॉरी अंतिम मादा होती है ना, किसी भी क्रॉसिंग में जो अंतिम मादा है उसका क्रॉस किससे कराया जाता है, उसी पीढ़ी के सर्वप्रथम नर से। यहां पे देखिए अंतिम मादा आपकी क्या थी, ई का क्रॉस मैंने किससे कराया, ए से। यही आपका क्या कहलाता है, टॉप क्रॉसिंग। अब मान लेते हैं कि सीरीज को अगर मैं आगे भी बढ़ाऊं ना, मान लेते हैं कि यहां मैंने सी से ही क्रॉस करा दिया, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया आपका एफ, एक मादा आगे, इसका क्रॉस मैंने करा दिया ए से। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, टॉप क्रॉसिंग। मतलब आखिरी मादा जो है इसका क्रॉस किससे कराया जा रहा है, उसी पीढ़ी के सबसे पहले सांड से। यही आपका टॉप क्रॉसिंग। नाम से समझ आ रहा है यार, टॉप है, टॉप के जो नर है उसको किससे क्रॉस कराना है, उस पूरे जनरेशन के सबसे आखिरी मादा से। ये क्या कहलाता है आपका, टॉप क्रॉसिंग। क्लियर है। अच्छा, ये क्यों कराया जाता है, तो याद रखेंगे कि अगर किसी क्रॉसिंग में या जो संकरण में कोई जो मेल कैरेक्टर रहता है जिसको स्टार्टिंग में लाया जाता है, वो अगर सर्वश्रेष्ठ होता है ना, तो हमें पता है कि उसकी संतति में भी कैरेक्टर कैसे होंगे, आधे आधे जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका सी और डी होगा, इसमें ए का आधा ही कैरेक्टर तो जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा उसका, इसका कैरेक्टर धीरे धीरे कम होते जाएगा ना। मैंने क्या बताया था, ए का कैरेक्टर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो हम इस कैरेक्टर को कम नहीं होने देते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा फिर से क्रॉस करा देते हैं, जिससे कि हमें पता रहता है क्या है कि वो नस्ल का जो सांड है वो भाई बहुत अच्छा है, उसी से वापस क्रॉस करा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बैक मतलब क्या होता है, पीछे। पीछे देखो, ठीक है, यहाँ पे पीछे देखना है आपको। पीछे का मतलब क्या रहता है कि किसी भी मादा का क्रॉस उसके पिछले वाले नर से कराना है। मान लेते हैं ए और बी है, जिससे कोई मादा सी निकली, तो सॉरी कोई नर सी निकला, तो सी का क्रॉस मैंने मान लीजिए डी से कराया, डी से क्या निकला, कोई ई निकला, तो फिर इस ई का क्रॉस बैक से कराना है, मतलब वापस से उसी नर से कराना है। ठीक है। तो लगातार जो पिछले आपके वो हैं, क्या हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे क्रॉस कराना ही बैक क्रॉस कहलाता है। तो बैक क्रॉस क्या है कि यह संकरण की ऐसी विधि है जिसमें जो मादाओं का संकरण रहता है वो उनके पिछले पितरों से कराया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका क्रिस क्रॉस और ट्रिपल क्रॉस। तो देखिए क्रिस और ट्रिपल में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रिपल में 3 कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। मान लेते हैं 3 अलग अलग नर और मादा के बीच में क्रॉस कराए जाते हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी है। ठीक है, 3 अलग अलग नर मादा हैं। और क्रिस में क्या कराया जाता है, 2 अलग अलग नर और मादाओं के बीच, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। और यहां पे क्या होगा, अल्टरनेटली जो क्रिस क्रॉसिंग रहती है ना, इसमें 2 अलग अलग नर एवं मादाओं को एकांतरित रूप से क्रॉस कराया जाता है। मतलब पहले अगर ए का क्रॉस हो गया तो उसके बाद किसका क्रॉस कराना है, आपका बी का। फिर बी का क्रॉस हो गया तो फिर किसका क्रॉस कराना है, ए का। फिर ए हो गया तो उसके बाद किसका क्रॉस कराना है, बी का। तो लगातार एकांतर क्रम में जो क्रॉसिंग होता है वो कराना है। अच्छा, यहां पे एक वर्ड आता है 2/3 और 1/3। ठीक है, 2/3 और 1/3 मतलब क्या होता है, यही आप समझेंगे कि मान लेते हैं क्या है, हमारे पास 2 ए और बी है, ए और बी है ना। मान लेते ये 2 है ना, 2 नस्ल जिनका क्रॉस कराना। मान लेते पहले मैंने ए और सी का क्रॉस कराया, जिससे कि डी निकला। फिर डी का क्रॉस किससे कराऊंगा मैं, एकांतर क्रम में चलाना है तो बी से। फिर आपका मान लेते हैं ई निकला, ई का क्रॉस अब मैं किससे कराऊंगा, ए से। ठीक है, ए से करा दिया। फिर मान लेते एफ निकला, अब एफ का क्रॉस किससे कराऊंगा मैं, बी से। तो एकांतरित रूप से चलना है आपको, क्या करना है, एकांतरित रूप से। इसको अगर ऐसे करूंगा तो ज्यादा समझ आएगा
एकांतरित रूप से चलना, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर क्या आएगा, ए आएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी संतति उत्पन्न होती है, ठीक है, क्या है, जो भी संतति उत्पन्न होती है उसमें पहले वाले, जो जस्ट पहले वाले पिता रहता है ना, उसका 2/3 कैरेक्टर आता है, जबकि दूसरे का 1/3 ही कैरेक्टर आता है। ये कैसे आता है, ये ऐसे समझिए, ट्रिपल को हटा देता हूं, ए और बी के क्रॉस से सी निकला, सी के क्रॉस से ए निकला, ठीक है, जिससे डी बना, डी के क्रॉस से बी निकला, ऐसा है ना। तो अब देखिए यहां पे ए का 100% कैरेक्टर था, यहां पे बी का 100% कैरेक्टर था, सी में इन दोनों का 50-50% आएगा। कितना आएगा, 50% ए का प्लस यहां पे कर देता हूं 50% बी का आएगा। अब देखिए वापस से ए मिल रहा है, तो ए में कितना कैरेक्टर आया, 50%। तो टोटल अगर यहां मैं डी में काउंट करूं तो किसका किसका कैरेक्टर आएगा, इसका 50%, इस ए का 25% और इस बी का 25%, टोटल हो जाएगा 100%। तो ए का टोटल कितना कैरेक्टर आया, 75% और बी का कितना कैरेक्टर आया, 25%। देखिए ये 2/3 है, ये 1/3 है, यही तो मैं बोल रहा हूं कि क्रॉसिंग की इस विधि में जो पूर्वज रहते, जो करंट वाले, ठीक है, जो लगा, मतलब क्या बोलते हैं करंट, प्रीवियस को क्या बोले जाते हैं हिंदी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जो जस्ट पहले वाले पिता रहते हैं ना, उनका 2/3% कैरेक्टर आता है, 2/3% कैरेक्टर आता है, जबकि जो दूसरा आपका नर रहता है, दूसरा जो कैरेक्टर रहता है उसका 1/3% हिस्सा आता है। क्रिस क्रॉस जो रहता है ना, इसमें जनरली लगातार चेंजेस करने के लिए, ठीक है, लगातार चेंजेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आता है लास्ट आपका ट्रिपल क्रॉसिंग। तो इसमें मैंने क्या बताया, कितने नर होंगे आपके, नर और मादा की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मान लेते हैं ए बी सी है, इसमें क्या रहता है ना, अदल बदल की क्रॉसिंग की जाती है, पहले ए को क्रॉस करा दिए, फिर बी को क्रॉस करा दिए, फिर सी को क्रॉस करा दिए, फिर ए को क्रॉस करा दिए। तो प्रजनन की इस विधि में लगातार नर और मादाओं के बीच में जो संकरण रहता है ना, वो बदल बदल कर की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, याद रखेंगे अगर आपको पूछा कि क्रॉस ब्रीडिंग के किस टाइप में सबसे ज्यादा आपका हेट्रोजीनस कैरेक्टर्स आता है, तो वो इसमें आता है। क्यों, क्योंकि 3 पीढ़ी आप एकदम लगातार बदल रहे हो यार, आप एकदम लगातार बदल रहे हो, पहले ए को क्रॉस करा रहे हो, फिर बी को करा रहे हो, फिर सी को करा रहे हो, तो लगातार परिवर्तन होने से जो असमानता है, जो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स हैं, वो ज्यादा फैलते हैं। अच्छा, ट्रिपल क्रॉस क्यों किया जाता है, ये एक साल आपको पेपर में पूछा था कि ट्रिपल क्रॉस का उद्देश्य क्या रहता है, तो याद रखेंगे, मांस उत्पादक नस्ल पैदा करने के लिए ट्रिपल क्रॉस का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ आया। तो ये रहा आपका क्रॉस ब्रीडिंग, इसके टाइप्स हमने देख लिया, इसके क्या क्या यूज किए जाते हैं ये देख लिया। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगा ना, उसमें अपन जो इस पूरे टॉपिक को, एनिमल ब्रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, वो होगा आपका ग्रेडिंग ऑफ और हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। लाइट चला गया, इसके लिए अफसोस है, बट अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वापस से आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आएंगे, अपने ग्रुप्स में जाएंगे और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।